तो गियासुद्दीन तुगलक जो थे ये कमांडर ऑफ द फोर्सेस थे उस इलाके में जहाँ पे मंगोल्स का रिपीटेड इंकर्शन होता था, फ्रीक्वेंट अटैक होता था। इन्होंने बड़ी हिम्मत और मेहनत से वन द ग्रेट मेरिट। उन्होंने मंगोल के खतरे से लगभग इंडिया को आज़ाद करा दिया। ये उस खतरे को वहीं रोक दिया, इसलिए इनका नाम गाजी मलिक पड़ गया, गाजी मलिक कर गया। और जो इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत हम्बल है। कहते हैं कैटल हर्डर ट्राइब्स थे या क्रॉनिकल्स एक ख़ास चीज़ करते थे जिसका भी बैकग्राउंड हम्बल होता था, वो वहाँ पर शांत रहते थे। तो क्रॉनिकल्स ने इनकी हिस्ट्री वहीं से नोट करना स्टार्ट किया है, जहाँ से ही बिकेम अ वेरी ग्रेट कमांडर इन चीफ, जिनकी वजह से मंगोल्स जिस मंगोल के नाम से दुनिया कांपती थी वो अब इनके नाम से कांपने लगे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के बाद जो खुसरो मुबारक शाह आए थे, तो उन्होंने ये ऐसे पोर्ट्रे किया कि ये इस्लाम को दरहम बरहम कर देंगे, इस्लाम को ख़राब कर देंगे और इस्लाम खतरे में है। यानी आप हिंदू खतरे में हैं और इस्लाम खतरे में है। इस चीज़ का बहाना बनाकर पूरे साउथ एशिया में कहीं भी राज कर सकते हैं, बशर्त है कि आप जो बोल रहे हैं उसके वहाँ लोगों की मेजॉरिटी होना चाहिए। पाकिस्तान में आप कह रहे हैं इस्लाम खतरे में, इंडिया में आप कह रहे हैं हिंदुइज़्म खतरे में, हिंदू खतरे में। ऐसा लेकिन कुछ लोग हुए हैं ऐसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, जिन्होंने इस नारे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया कि हिंदू खतरे में। उन्होंने वो किया जो करना चाहिए था, जो सही था। तो इन्होंने गाजी मलिक साहब ने इन्होंने कहा कि इस्लाम खतरे में है और खिलजीज़ को वापस लाना है। ये कई खुसरो मुबारक शाह ने कब्ज़ा कर दिया है। गियासुद्दीन तुगलक ने फिर उनको लड़कर हराया और लड़कर हरा के वो यहाँ पर सल्तनत पे काबिज हुए। शुरू से ही वो एक फोर्ट्रेस सिटी बनाना चाहते थे। अब तक तो हम इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि फोर्ट्रेस सिटी क्या होती है। बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर महल बनते हैं, उनसे फोर्ट्रेस सिटी कहते हैं। तो वो दिल्ली सल्तनत की एग्जिस्टिंग कैपिटल से हटकर तुगलकाबाद और यमुना को रोक कर उसका पानी जो है जमा कर वहाँ पर एक तुगलकाबाद ये बनाना चाहते थे। दिल्ली की 4th सिटी ये बनाना चाहते थे। आज तुगलकाबाद आदिलाबाद फोर्ट तक, एक बदरपुर, ये पूरा इलाका है जहाँ से हमारा दिल्ली शुरू होता है। यहाँ गियासुद्दीन तुगलक का मसोलियम भी है, मोहम्मद बिन तुगलक उनका भी मसोलियम है, उनकी अम्मी का भी मसोलियम है। और मेहरौली जो है पुरानी कैपिटल, मेहरौली से तुगलकाबाद तक एक रोड जाता है, उसे हम कुतुब बदरपुर रोड कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अंदर एक अनयूटिलाइज टनल है जो मेहरौली को कनेक्ट करती थी इस नई सिटी से, जिस सिटी को हम क्या कहते हैं, जिस सिटी को हम कह रहे हैं तुगलकाबाद। तो सबसे पहले इसका नाम इंद्रप्रस्थ था चौहान्स के ज़माने में, और उसके बाद जो है इसका नाम एक नई सिटी बसाई गई जिसका नाम लालकोट पड़ा, मेहरौली। मेहरौली वॉज द सेकेंड है। फिर सिर्री फोर्ट, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई, वो 3rd थी, और ये तुगलकाबाद 4th सिटी थी। तो तुगलकाबाद वॉज अ ग्रेट बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। गियासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने मिलकर इसको बनवाया था। ह्यूज पैलेस फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स सही, जमुना को रोक कर एक ह्यूज आर्टिफिशियल लेक को क्रिएट किया गया था, पानी को जमा किया गया था। टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक आर्किटेक्चर में एक नया ट्रेंड लाता है, स्काईलाइन, यानी बहुत दूर से दिखे। तो डोम को ऊंचा करने के बजाय मसोलियम को एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया, यानी मसोलियम को एक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया जिससे उसमें और ऊंचाई मिलती है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर एक मार्बल डोम है और इसकी स्लोपिंग वॉल्स है। उस स्लोपिंग वॉल्स को हम बैटर कहते हैं। ये स्लोपिंग वॉल एडिशनल स्ट्रेंथ और सॉलिडिटी देती है बिल्डिंग को। अर्थक्वेक्स का असर नहीं होता ऐसी वॉल्स पे जो स्लोपिंग होती है। फिरोज शाह तुगलक लेकिन उन्होंने बैटर को पसंद नहीं किया, तो उनकी वॉल्स थोड़ी सी सीधी हैं, लेकिन तुगलक्स का ट्रेडमार्क है इस तरह की ट्रायंगुलर वॉल, यानी ऐसे और स्लोपिंग, ये ज़्यादा मजबूती देती है। आर्क मेथड भी बहुत शानदार था। आर्क और लिंटेल और बिम, इसको कंबाइन करने को भी तुगलकाबाद
और तुगलक के आर्किटेक्चर की खास बात कही गई है। जहां पानी को रोका गया था बहुत बड़े पैमाने पर फिरोज शाह तुगलक के ज़माने तक, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस डैम को कंस्ट्रक्ट करके पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में एक बहुत बड़ा तालाब आया यमुना की वजह से, उसको हौज खास कहते थे। हौज खास, वीवीआईपी लोगों का हौज खास। लेकिन उस हौज खास में बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आईआईटी बनवाई, तो उसको हम आईआईटी हौज खास कहते हैं। उसको डंप करवाया उस ग्राउंड को। ये एक प्लेजर रिजॉर्ट और ह्यूज लेक था। तो फिरोज शाह तुगलक इन्होंने भी एक नई बिल्डिंग बनवाई थी और उसे हम फिरोज शाह कोटला कहते थे। फिरोज शाह का टीला या फिरोज शाह कोटला है। तो इस तरह दिल्ली बहुत बार बसा है। और तुगलक ये कॉस्टली रेड सैंडस्टोन नहीं यूज करते थे। वो चुनार से जाकर रेड सैंडस्टोन नहीं लाते थे, बल्कि लोकल विसिनिटी में ग्रे कलर का एक स्टोन, ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखता था लेकिन चीपर था, इजीली अवेलेबल था। और इनको पानी के लिए एक बहुत बड़ा लेक भी बनवाना था, तो ये उन पत्थरों को वहाँ से एक्सकेवेट करवाते। और फिर जब उस पर नक्काशी ज़्यादा नहीं हो पाती, इसलिए जो इनके बिल्डिंग्स है ना, उस पर मिनिमम ऑफ डेकोरेशन, उस पर नक्काशी पॉसिबल नहीं है। वो काले कलर के ग्रे सैंडस्टोन पे ज़्यादा नक्काशी नहीं है। तो फिरोज के ज़माने में उन्होंने एक बहुत शानदार चीज़ करी, लाइम प्लास्टर से इस पत्थरों को जोड़ा और बाहर से एक पूरा प्लास्टर लगा दिया इस रबल के ऊपर। तो ये पत्थर दिखते नहीं थे और रेड सैंडस्टोन का चूरा करवा के उन्होंने प्लास्टर लगवा दिया। तब जाकर वो लाल पत्थर का पूरा इमारत दिखने लगी। लेकिन आज वो रबल उतर गया है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जगह जगह वो काले और ग्रे स्टोन जो इजीली अवेलेबल थे विसिनिटी पे, चीप थे, उसको उन्होंने यूज किया है। बैटर एक हो गया, ग्रे कलर का सैंडस्टोन जो रेडीली अवेलेबल है ये 2 हो गया, ह्यूज स्काईलाइन के लिए प्लेटफॉर्म पे बनाना ये 3 हो गया। लेकिन एक और चीज़ है खास चीज, और वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, लोटस जो हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा सिंबल है उसका इस्तेमाल। जैसे स्तूपास के बाहर रेलिंग होती है, फिरोज शाह तुगलक के अगर आप जाएंगे उनके मकबरे पे तो वहाँ बाहर में एक ऐसी रेलिंग आपको मिल जाएगी। बहुत सारी मॉस्क्स भी बनाई गई थी, आज वो अच्छी हालत में नहीं है। कलान मॉस्क, खिड़की मॉस्क, इनका भी बाहर का जो प्लास्टर है रेड सैंडस्टोन का वो उखड़ गया है, तो अंदर से आपको काले और ग्रे कलर का, ब्लैक और ग्रे कलर का सैंडस्टोन दिख जाता है। इनके पिलर्स थिक और हैवी थे, मिनिमम ऑफ डेकोरेशन थे। उसकी वजह थी क्योंकि उसके ऊपर नक्काशी पॉसिबल नहीं थी। डोम जो था वो बहुत ऊंचा मार्बल का डोम बनवाते थे और उसके ऊपर एक लोटस का कलश ये लगवाते थे। तो एक और एक्सपेरिमेंट फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था अपने फेवरेट चीफ मिनिस्टर के मकबरे में, खाने जहान तेलंगानी। उनके लिए एक ऑक्टागोनल टॉम बनवाया था उन्होंने, 8 फेसेस वाला। उसका एक वरांडा है, उसके छज्जे हैं, छज्जे को इंग्लिश में ईव्स कहते हैं, लॉन्ग स्लोपिंग छज्जाज और ईव्स हैं। ये पहला है जो ऑक्टागोनल टॉम, ये फिरोज तुगलक के वजीर खाने जहान तेलंगानी जो एक ब्राह्मण थे, बाद में वो पाए के मुस्लिम बने, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनको ये बहुत मानते थे। और आप देखेंगे कि इस ऑक्टागोनल चेम्बर के हर कोने में छतरी या रूफ या कियोस्क आपको मिल जाएगा। तो ये छतरी या कियोस्क जो है ये गुजराती या राजस्थानी ओरिजिन का है। लेकिन अब यहाँ से कुछ कहानियाँ जिससे हमको फैक्ट्स याद हो जाए। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, द ग्रेट सूफी सेंट ऑफ दिल्ली, उनके ज़माने में उनका नाम ज़्यादा था, गियासुद्दीन तुगलक का नाम कम था। गियासुद्दीन तुगलक जो थे वो खासा नाराज़ रहते थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से। तो जब ये तुगलकाबाद का काम हो रहा था, इतनी बड़ी फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स का, तो उसी वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक बावली बनवा रहे थे पानी की, लोकल लोगों के यूज़ के लिए। बहुत बड़ी बावली वो पानी की बनवा रहे थे, ये भी एक बावली पानी की बनवा रहे थे। लेकिन वो मशहूर थे तो लोग उन्हीं के यहाँ ज़्यादा जाया करते थे। 40-40 हज़ार लोग एक बार में खाना खाया करते। हमें ऐसे डिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। हर एक के लिए वो जगह खुली रहती, तो ज़्यादा हिंदूज ही होते। आज भी आप उनकी दरगाह पे जाके देखेंगे तो सवेरे ज़्यादा हिंदूज ही मिलेंगे आपको। तो इन्होंने मजदूरों को अपने यहाँ लगा रखा था, ये बनवा रहे थे तुगलकाबाद। वो सूफी सेंट थे, रिवरिंग पर्सनालिटी थी, लोग उनसे मोहब्बत करते थे। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने मजदूर ना मिलने की वजह से ये काम करवा दिया कि रात को काम कर लेंगे, बावली बनाना बहुत ज़रूरी है लोगों के यूज़ के लिए, तो रात को काम कर। तो रात को कैसे काम करेंगे, गियासुद्दीन तुगलक ने पूछा, तो कहा जाके देखिए तेल
से बड़ी बड़ी मशालें जलाकर उसकी रोशनी में काम किया जाता। तो गियासुद्दीन तुगलक ने सारा ऑयल सप्लाई टू निजामुद्दीन उनको कट कर दिया, उनको तेल ही नहीं दिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर। एक लीजेंड है कि महबूब इलाही ने रोशन किया अपनी अल्लाह की मदद से, उस एरिया को रोशन किया, उसकी रोशनी में काम होता था। ठीक है, काम होता। तो सूफी सेंट और मोनार्क में एक बार और इस बात पे भी हुआ कि जो कई खुसरो ने पैसे दिए हैं आप उसको वापस करिए। तो उन्होंने कहा वो तो मैंने गरीबों में बांट दिया है, आप गरीबों से ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, नहीं मिले तो आपका सर काट के यहाँ लटका दूंगा। तो उन्होंने जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा हुण रोज़ दिल्ली दूर रोज़, बहुत दूर है दिल्ली। तो वो जो वुडन पैवेलियन मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, क्योंकि जब ये गए हुए थे उड़ीसा और बंगाल के कैंपेन पे, वो गए हुए थे दौलताबाद के कैंपेन पे, तो अपने फादर को रिसीव करने के लिए दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में पहुंचकर उन्होंने एक बहुत बड़ा पैवेलियन, भव्य पैवेलियन बनवाया और उसके अंदर उन्होंने अपने फादर को रिसीव किया। और फिर हाथी देखने की जिद की। जब हाथी देखने लगे तो वो पूरा पैवेलियन गिर गया। तो कहते हैं कि उसी वक्त सूफियों ने महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से कहा कि हजरत वो तो आ गया है, कल आपका सर कलम ना कर दे। तो उन्होंने कहा हुण रोज़ दिल्ली दूर हस। अरे अभी दिल्ली बहुत दूर है, जबकि 48 किलोमीटर दूर थी। हुण रोज़ दिल्ली दूर हस, बस बोलना था, सारा पैवेलियन उन पर गिर गया। ये ना बहुत स्टोरी मशहूर हो गई कि ये जो तुगलकाबाद है ये ईगो को दर्शाता है, सुल्तान के ईगो को दर्शाता है। और इतने बड़े ईगो वालों का क्या होता है, तो जब एक सूफी कह देता है कि हुण रोज़ दिल्ली दूर हस, तो उनका ईगो वहीं पर गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छी नहीं लगती थी। और इब्न बतूता जो स्कॉलर थे वो आए हुए थे और वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि तुगलक्स में मुझे किसी न किसी तरह का बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और अमीर खुसरो वगैरह जो थे वो इब्न बतूता को उनकी चलने नहीं देते थे, उनको हर बात में हरा देते थे। इब्न बतूता पे तो अमीर खुसरो ने उनकी हंसी उड़ाते हुए एक कलाम भी लिखा था कि इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चुर, क्योंकि वो बहुत डिजास्टरस चाइनीज कैंपेन से वापस आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको एम्बेसडर बना के चाइना भेजा तो वो रास्ता खो गए। तो उन्होंने लिखा कि नहीं ये मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने फादर को मारा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा पैवेलियन बनवाया कि व्हेन इन सर्टन पार्ट एनिमल्स यानी एलिफेंट उसको टच करते तो वो सारा का सारा गिर जाता। जबकि ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को पता नहीं थी कि वो इतने हाथी लेकर आ रहे हैं उड़ीसा के कैंपेन से। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं उन्होंने ही मारा। लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि मैंने अपने बाप का कत्ल कर दिया है, वालिद का कत्ल कर दिया है, जैसे आजाद शत्रु ने बिम्बिसार का कत्ल किया था। तो उन्होंने तुगलकाबाद छोड़ने का फैसला कर दिया। उन्होंने कहा मैं तुगलकाबाद छोड़ता हूँ। लेकिन उनके उस जमाने के क्रॉनिकलर्स ये कहते हैं कि नहीं ये वजह नहीं थी, ये इब्न बतूता को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो इसलिए उन्होंने लिखा है, वजह कुछ और थी। उनको ये लगता था मोहम्मद बिन तुगलक को कि मेरे फादर की जो मौत हुई है वो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की नाराज़गी से हुई है, तो इस तुगलकाबाद पे अब महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की नाराज़गी है, ये बहुत नाराज़गी है, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और अलग एक सिटी कंस्ट्रक्ट करी थोड़ा दूर जाकर। वो तुगलक कोट से बाहर गए और उन्होंने नाइकी तालाब करके एक जगह है, वहाँ रहे वो 2 साल। और नाइकी तालाब के पास में उन्होंने एक बहुत शानदार सिटी बनाई। 40 दिन के बाद ही उन्होंने तुगलकाबाद छोड़ दिया और उन्होंने एक बहुत शानदार सिटी बनाई, आदिलाबाद जहाँपनाह उसे कहते थे, आदिलाबाद जहाँपनाह। लोग कहते थे कि वो गिल्ट है, बहुत सारा की थेरीज है, गिल्ट थी अपने वालिद को मार देगा, अपने पिता को मार देगा इसलिए चले गए। कोई कहता है नहीं ये तो प्रकोप था, नाराज़गी थी निज़ामुद्दीन औलिया की, उसकी वजह से डर के चले गए। लेकिन जो भी वजह थी, आदिलाबाद जहाँपनाह वो चले गए और वहाँ पर उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। वो जो भव्य बैटर वाली ऐसी तुगलकाबाद था साहब, कई किलोमीटर में, वो रूइंस में आ गया। उसके पैलेसेस, उसके बाथ, हमाम, उसके कोर्ट, वहाँ सब जंगली एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स वहाँ रहने लगे। और ये कैपिटल जहाँपनाह चले गए। कैपिटल जहाँपनाह में जाकर इन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा किया। इनका बहुत दूर तक रूल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऑल एनकम्पासिंग सिटी बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा आदिलाबाद से शुरू होकर लाल कोट चलते हैं जो स्लेव डिनास्टी की कैपिटल थी, यानी मेहरौली कॉम्प्लेक्स। वहाँ से मेहरौली होते हुए सीरी आते हैं और सीरी से तुगलकाबाद, ये पूरा मिलाकर एक बहुत बड़ी सिटी बनी। लेकिन इतनी बड़ी सिटी का बजटरी कंस्ट्रेंट था और इनका एक कॉपर कॉइन का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। इस वजह से
उसको उन्हें अबेंडन करना पड़ा। तो वो वहाँ से निकले, जहाँ पनाह में एक उन्होंने पैलेस था, वो 1000 सुतून 1000 पिलर्स का हॉल था, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, पैलेस ऑफ 1000 पिलर, 1000 सुतून, उसका नाम विजय मंडल भी था, वो उन्होंने बनवाया। कहते हैं विजय मंडल का एक बड़ा हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में भी था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको बहुत बड़ा करवाया। 1000 सुतून, 1000 तो उसके पिलर्स थे, और वहाँ पर वो रहे। अब ये कहा जाना कि तुगलक जो थे एक सनकी थे, पागल थे, लेकिन he was a man who has received some very good education. He was an art lover, a scholar, philosopher भी थे, जैन से उनकी लैंग्वेज में बात करते थे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, जिसमें उन्होंने हमारे इंडिया की सारी किताबें और यूनान की सारी किताबें पढ़ी हुई थी। He was a brilliant calligraphist and a fairly good poet. अच्छी कैलीग्राफी करते थे, और हज़रत दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया उन्हीं की बनाई हुई है 1325 में उनकी डिमाइस के बाद, और आज सारी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं। तो तेलंगाना से लेके मालाबार तक इनका इलाका जो था इनके अंडर में था, और वहाँ पे बड़े रेबेलियन होते थे क्योंकि वो मुस्लिम्स को पहली बार वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन दिल्ली में जो इन्होंने कैपिटल बनाई, वहाँ पर वेस्ट एशिया से लेकर हर जगह से लोग आकर उन्होंने उसको फ्लड कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पे नियर बाय कंट्रीज के सारे लोग वहाँ आए, और ऐसा उनको अकाउंट्स में मिल जाते, दे फ्लडेड, और वो अपने साथ नया कल्चर लेकर आए, नए आइडियाज, नया आर्ट एंड कल्चर, नए क्यूलिनरी डिशेस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, समोसा लेकर आए थे पहली बार, और वो जो संबूज करके लिखा है अरब के ट्रैवलर्स ने कि हमने बड़ी प्यारी चीज़ खाई, चेरिश्ड संबूज, ये ऐसी चीज़ हमने कभी खाई नहीं थी, डीप फ्राई, पार्टली फिल्ड विथ मीट, पार्टली फिल्ड विथ वेजिटेबल्स। ये मैं उनका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ अरब ट्रैवलर्स का। समोसे का पहली बार वर्णन, डीप फ्राई, partly filled with meat, partly filled with vegetables and selected dry fruits like pistachio and almond. थोड़ा मीट, थोड़ा आलू, थोड़ा वेजिटेबल्स, चना वना उसमें है, और थोड़ा आलमंड, थोड़ा पिस्ताशियो है, और गुलाब जामुन का भी विवरण यहाँ मिल जाता है हमको। रॉयल प्लेटर में गुलाब जामुन, रोस्टेड मीट, केक्स, हर तरह की क्यूलिनरी वहाँ के बाजारों में अवेलेबल थी। एक बात बताओ आपको सही में अगर कुछ मुगलाई फूड सही में ऑथेंटिक टेस्ट करना है तो आप यूट्यूब के किसी भी व्लॉगर से पूछ लीजिए जाकर, उनको ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, कैमरा है उनके पास, उन्होंने हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं। मैक्सिमम फूड का ओरिजिन हमारे दिल्ली में हुआ, निहारी से लेकर, कोरमा से लेकर, बिरयानी से लेकर, हर चीज़ जिसका आज दुनिया में नाम है वो दिल्ली में हुआ है। एक और चीज़ मिल जाती है, उनके किंगडम में कारखानाज हुआ करते थे, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बाद में बहुत डेवलप किया। खासकर कारखाना होते थे क्लोथ्स पे एम्ब्रॉयडरी करने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में कहा जाता है कि अलेक्जेंड्रिया, चाइना और इराक से कपड़े आते हैं, और फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी करके उनकी कीमत बढ़ जाती है, और फिर वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम भी करवाया है। वो सूखे से वो जानते थे, जिसे देखिए निज़ामुद्दीन औलिया भी, महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बावली बनवा रहे हैं। इससे पहले हौज़े शमसी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी परेशान रहे पानी के लिए, ये भी बावली बनवा रहे हैं। और जब तुगलकाबाद की नींव रखी तो जमुना के कोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करके लेक में कन्वर्ट किया, जिसे हम हौज़े खास कहते हैं। इसका मतलब दिल्ली में वाकई पानी की कमी थी, और पानी का बड़ा इंतज़ाम ज़रूरी था। तो इन्होंने डैम्स बनवाए, 7 पुल नाम के, उसमें 7 दरवाजे थे। रॉट्स और फेमीन्स, ब्लैक प्लेग, इस तरह के लोग डिहाइड्रेट हो जाते, पानी नहीं होता तो एग्रीकल्चर नहीं होता, मेल नरिश हो जाते। तो रॉट, फेमीन्स की वजह से लाशें भी गिरती और लोग मरने भी लगते। तो खिड़की विलेज के पास में 7 स्लाइडिंग गेट्स का इन्होंने एक हैवी स्ट्रीम, बहुत अच्छा डैम बना, 7 पुल करके है। आपको जाकर देखना चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, आपको वहाँ जाके देखना चाहिए। इससे लोकल इरिगेशन बहुत अच्छा हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज अ मोनार्क विद अ फ्लेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टाउन प्लानिंग। तो 1327 में तुगलकाबाद से उन्होंने अपनी कैपिटल फिर दौलताबाद शिफ्ट की, और वो क्यों किए हम देख चुके हैं। तो उन्होंने शिफ्ट करी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो मैंने एक किताब में पढ़ा, तो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। राज्यसभा टीवी ने ये ट्विस्ट बताया।
तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम पॉपुलेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा, खासकर सूफीज की पॉपुलेशन को, क्योंकि वहाँ रेबेलियन बहुत हो रहे हैं और नॉर्थ में सूफीज ने बहुत अच्छा काम करके लोगों के दिल जीत लिए, इसलिए नॉर्थ में रेबेलियन नहीं होते, साउथ में बड़े रेबेलियन होते। तो खास चाहते थे कि सूफीज चले साउथ की तरफ, वहाँ चल के बसे। तो ही वॉज वेरी एंग्री विथ सम पीपल जो दिल्ली में रहते थे, उसके एक कॉर्नर में रहते थे मेहरौली के पास। पुराने आए हुए जमींदार थे, टर्क्स थे, ये मानते नहीं थे किसी की बात, और ये अपने आप को राजा से कम नहीं समझते थे। बात क्या है, राजाओं के लिए ये थॉर्न इन नेक थे, ऐसा किताबों में लिखा, चुभता काटा थे। यही सही वक्त था, वो कहते हैं, कि इनसे भी बदला लिया जाए। तो उनको भी उन्होंने किक आउट किया कि निकलो यहां से, चलो मेरे साथ दौलताबाद चल के बसो। और वो बसना नहीं चाहते। वो इन एंड अराउंड मेहरौली कई जमाने से बसे हुए थे, वो यहीं पे उनकी जागीरें थी, ओल्ड एलिट्स थे, ये जाना नहीं चाहते थे। तो इनको उन्होंने बिल्कुल, और अलाउद्दीन खलजी से लेकर हर एक ने इन पे चेक रखा, इन्होंने उनको निकाला। जब इन्होंने उनको निकाला तो इन लोगों ने जिस कदर भी बातें हैं, तुगलकी फरमान, सन की है, तुगलकी है, अपने बाप को मारने वाला है, ये सारी कहानियां यहां मशहूर हुई हैं मोहम्मद बिन तुगलक। जब उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया और ओल्ड जमींदार से कहा कि आप निकलिए, उन्होंने इन कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर इन्हें जितना हो सका उतना बदनाम किया। एनिमोसिटी ऑफ ओल्ड एलाइट विद द न्यू एलाइट। ये जो बाद के लोग हैं ना, खलजीज के बाद तुगलक्स हैं, और खलजीज के बाद वाले ये खुसरो हैं, ये सब इनको वो मानते ही नहीं थे टर्क्स। उन्होंने इस हॉस्टिलिटी के चलते मोहम्मद बिन तुगलक को खासा बदनाम किया, कहा कि ये आदमी नहीं है, तुगलकी फरमान करता है। लेकिन वो दौलताबाद जब गए तो इम्पेशेंट थे, उन्होंने फिर वापस कैपिटल ले चले 7 साल के बाद। जब उन्होंने 7 साल के बाद, लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट हुआ, बहुत केओस हुआ, डिजास्टर्स कैंपेन था, इस वजह से इनकी बड़ी बुराई हुई। फिर ये चाहते थे कि बहुत डिफेंसिव, हम एक और एक्सपेरिमेंट है इनका, बहुत डिफेंसिव हम खेल चुके, मंगोल से डर डर के बहुत रह चुके, जब वो आते हम सामना करते, चलो अब हम उन पे अटैक करें, सेंट्रल एशिया में जहां मंगोल्स रहते उन वैलीज में चलो वहीं पे अटैक करें। तो कश्मीर के थ्रू इन्होंने एक कैंपेन करना चाहा, और वहां उनको बहुत बड़ी शिकस्त मिली, बहुत बड़ी शिकस्त, जबकि नीचे साउथ तक वो जीत गए थे, लेकिन कश्मीर के साइड उनको बहुत बड़ी शिकस्त मिली। और वहीं पे उन्होंने अपनी आर्मी को डिसबैंड किया, और वो डिसबैंडेड आर्मी दिल्ली लौटी, और दिल्ली लौटकर ये जो केओस था, इनके खिलाफ एक नाराजगी थी, उस नाराजगी को उन्होंने और बढ़ा दिया। एक इनफेमस फ्रेज है जो गलत है, वो ऐसे थे नहीं लेकिन मशहूर है उनके नाम पे, तुगलकी फरमान। वो कॉपर कॉइन्स वाला भी आपको याद होगा, सिल्वर की शॉर्टेज थी, उन्होंने निकाल दिया साहब। सब लोगों ने, सारे सुनारों ने, इब्न बतूता लिखते हैं, सारे सुनारों ने अपने घर में कॉपर के कॉइन्स को मिंट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं वापस लेता हूँ, लाओ मुझे कॉपर के कॉइन्स दो, मैं तुम्हें सिल्वर देता हूँ, तो और लोगों ने, जिन लोगों ने अपने घर में नहीं बनाए थे सिक्के, उन्होंने भी बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो इब्न बतूता कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों कॉपर के कॉइन्स का ढीक जो है वो तुगलकाबाद के बाहर लगा था, और सच में बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं, हमें कई म्यूजियम में मिल जाते हैं। एक मेरे पास भी है जो मैं खरीद कर लाया था पुरानी दिल्ली से, आप इसको देख सकते हैं। ये उस ज़माने का तुगलकी कॉइन है, जो कॉपर से उन्होंने इसको चेंज किया था सिल्वर से। तो आप इसको देखिए, ये मेरे पास एक है ये वाला, कई लोग बाद में इसको गले में पहनते थे। तो यहाँ लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, कोई राजा ये नहीं चाहता कि प्रेशियस मेटल्स का सर्कुलेशन बहुत बड़े पैमाने पे आम इंसान के हाथ में हो, इससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर उनको सैलरीज अपनी आर्मी की बढ़ानी पड़ती। तो 2 राजा ऐसे थे जो आर्मी की सैलरीज को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते थे। एक अलाउद्दीन खिलजी थे, तो हमने देखा उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो पूरे मार्केट के प्राइसेस को ही कम कर दिया, मार्केट के प्राइसेस को आर्टिफिशियली रेगुलेट किया। वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड थे, जिसको आज हमने कॉपी करा है, आर्मी के लिए कैंटीन खोल के। कैंटीन में हम क्या करते हैं, हम आर्मी को हर चीज़ आधी कीमत पे देते हैं ताकि उनकी सैलरी ना बढ़ाना पड़े। मोहम्मद बिन तुगलक ये सोचते थे कि अगर प्रेशियस मेटल बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के हाथ में सर्कुलेट हो गया, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और मुझे अपनी आर्मी की
मुझे अपनी आर्मी की सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा जिससे मेरे ट्रेजर्स खत्म हो जाए। उन्होंने, और जो टैक्सेशन था वो कम था, तो उन्होंने न्यूली सेटल्ड एरियाज में बार बार रिवोल्ट होते थे, वहाँ जाकर उसको क्रश करना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने इस मेटल के, प्रेशियस मेटल के सर्कुलेशन को कम करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, और प्रेशियस मेटल की जगह उसी वैल्यू का उन्होंने कॉपर का कॉइन ला दिया था। बस गलती ये हो गई कि उसको बनाने में कोई खास तरीका वो अपनाया भी था, वो दिखता नहीं था, खास तरीका वो अपनाते तो वो कॉइन्स हर कोई अपने घर में नहीं बना पाता, तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। ये दूरदृष्टि के मालिक थे साहब। लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो उन्हें अपनी आर्मी को भी डिसबैंड करना पड़ा, और ऐसा कहते हैं कि टैक्सेशन भी बहुत अफेक्ट हुआ, और जो क्या कहते हैं ना इसको, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो बहुत बुरी तरह आहत हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक जाने जाते अपनी कम्युनिकेशन टेक्निक्स को, पावरफुल मोनार्क थे, एग्रीकल्चर के दीवाने अमीर कोही, सेपरेट डिपार्टमेंट को इरिगेशन की व्यवस्था करने के लिए, जिस पर बाद में फिरोज बेग शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरें बनवाई। और ये जाना जाते हैं, देखिए मैं एक और इनका बहुत दूर का पॉइंट बताता हूँ। वो आपको याद है मोइजुद्दीन मोहम्मद घोरी एम्पायर, उसमें ना कैस्पियन सी के पास करमशाह करके एक जगह, वहाँ से लेके नॉर्थ इंडिया तक के मोहम्मद घोरी ने फतह किया था। तो इनकी एक कैपिटल साहब घोरी की घोर में थी, गजनवाइड में थी, लेकिन एक कैपिटल इनकी लाहौर में थी। और अब कुतुबुद्दीन ऐबक जीत गए थे दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ये जीत गए थे दिल्ली। तो लाहौर जो काम करता था नॉर्थ इंडिया के लिए, इनका एक दिमाग ये था कि दौलताबाद वो काम करेगा साउथ इंडिया के लिए। अगर हम सेकंड कैपिटल बनाते, जैसे कि घुरीज दो कैपिटल रखते थे, एक गजनवाइड में, घुर में, और एक कैपिटल लाहौर में, हम भी एक रखेंगे दिल्ली में और एक कैपिटल रखेंगे देवगिरी। और वहाँ पे अगर सूफीज आएंगे तो उनका काम देखकर हिंदुओं के दिल जीत जाएंगे, और जितने रेबेलियन है वो सब कम हो जाएंगे। ये चीज़ें थी जो हिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका। ये वो चीज़ें हैं जो, मतलब ये सब साहब, ये मैं IT सेल और अफवाहों वाला सिलेबस नहीं पढ़ाता, मैं वो ऑफ इंडिया स्वराज्य मार्ग जैसे गंदे पेपरों में से नहीं पढ़ाता। मैं बहुत, पता आपको, ये दोनों लेक्चर मैंने राज्यसभा TV से निकाले। आपको दूरदर्शन टाइप करना चाहिए और तुगलक डिनास्टी को टाइप करना चाहिए, उनके आर्ट एंड कल्चर पर वो सब जाकर देखना चाहिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप उसको देखिए, वहाँ जाइए और देखिए असली हिस्ट्री पढ़ना क्या होता है। थैंक यू।